हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका पंजाब पीसीएस मेंस के लिए जो हमारा एक रैपिड क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें। आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो साइंस एंड टेक में से हैं और ये बेसिकली आपके जीएस 4 में आती है एज फार एज पंजाब पीसीएस मेंस इज कंसर्न्ड। राइट नाउ पीसीएस Punjab PCS is known for asking difficult questions as far as science and tech is concerned. So not only हमें स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करना है, हमें कंटेंट पे भी उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लगता है कि न्यूज़ में कुछ काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, राइट, जिसके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ, सो गिव फोकस टू दैट। ठीक है, दे माइट आस्क यू दैट। राइट, सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हर्ड इम्यूनिटी, हाउ it can be achieved, discuss it in the light of recent COVID-19 pandemic. Now first of all we will work on the structure, right? अब पहला जो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट है कि आप बताइए हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो हम इंट्रोडक्शन में मोस्टली हम डिफ़ाइन ही करते हैं जो चीज़ पूछी गई है या उससे रिलेटेड कोई डेटा बताते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है हर्ड इम्यूनिटी क्या है, तो हम इंट्रोडक्शन में हर्ड इम्यूनिटी क्या है वो बता देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि इसको अचीव कैसे किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी अचीव। सो देर आर टू वेज, वन इज़ थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, वन इज़ थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है, अब उसने ये बोला है डिस्कस इट इन द लाइट ऑफ रीसेंट कोविड-19 पेंडेमिक। तो जब हम अचीव्ड की बात करते हैं ना कि चलो ये दो चीज़ों से हम इसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम चैलेंजेस भी प्रेजेंट करेंगे कि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से अचीव करना चाहते हैं या वैक्सीनेशन से अचीव करना चाहते हैं तो क्या चैलेंजेस हैं, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा। अब कमिंग बैक to the question on herd immunity. Now, why do we have a question on herd immunity? Because COVID-19 pandemic is all over the news. अब एक तो हर्ड इम्यूनिटी पे आपका क्वेश्चन है, उसके बाद ना इफ़ वी गेट टाइम तो हम mRNA वैक्सीन्स के ऊपर भी क्वेश्चन करवाएंगे, और अगर हम नहीं करवा पाते तो आप प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना। बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं एज़ फार एज़ डायरेक्टली जो मुझे कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर याद आ रहा है। एंड हो सके तो वी विल ऑल्सो शेयर सम अदर टॉपिक्स, ताकि आप सिर्फ उसको रिवाइज ही कर ले तो काफ़ी चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, और मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर हम स्ट्रक्चर करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो भी चीज़ पूछी गई है उसके बारे में या उससे रिलेटेड कुछ डेटा, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है वो आप बता सकते हैं, जो भी बैक ऑफ द हेड आपके पास है आप इंट्रोडक्शन में वो लिख सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं पता तो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। राइट, देन जो भी चीज़ पूछी गई है उसके या तो प्रोज या कॉन्स, ठीक है, या फिर चैलेंजेस, ये वाला पार्ट आपकी बॉडी में आ जाता है, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। ठीक है, अगर कंक्लूजन नहीं भी लिखना है तो आप वे फॉरवर्ड लिख दीजिए। मोस्टली तो इन दोनों चीज़ों को ना हम कंबाइन ही कर देते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट हेडिंग्स बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम। ठीक है, एक एक हेडिंग बनाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम तो उसी में निकल जाएगा। चलो नॉनदलेस शुरू करते हैं हर्ड इम्यूनिटी के साथ। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? देखो, जब बहुत सारी पॉपुलेशन इम्यून हो जाती है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, अब वो इम्यून कैसे हो सकती है? लाइक आई सेड, नेचुरल इन्फेक्शन हो गई तो एंटीबॉडीज़ आ गई, है ना, या फिर आपको वैक्सीनेशन लग गई, तो बहुत सारी पॉपुलेशन इम्यून हो गई, तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन या हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि वो लोग जो इम्यून नहीं हैं, they are also protected against the disease, they also get indirect protection। ठीक है, जिस इंसान को ना कभी इन्फेक्शन हुई ना उसने कभी वैक्सीनेशन लगवाया, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि बाकी लोग जो हैं दे आर इम्यून। So if you are immune, you can provide indirect protection to those are not immune, and this is what is the concept of herd immunity. For example, if 80% of the population is immune to a virus, तो मतलब क्या है कि 4 out of 5 people who encounter someone with the disease won't get sick, है ना। So अगर 4 में से 5 लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। So the point is, in this way, the spread of infectious diseases is kept under control। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए
कितनी पॉपुलेशन इम्यून होनी चाहिए टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी, सो दैट डिपेंड्स अपॉन दी इन्फेक्शन कि वो कितना कंटेजियस है, वो कितना फैलने वाला है, लेकिन मोस्टली इस रेंज में होती है और कोरोना के केस में 66% है। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन फ्रॉम अ डिजीज इंक्लूडिंग दोज हु कांट बी वैक्सीनेटेड, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ठीक है, या जो वैक्सीनेट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर न्यू बॉर्न्स। ठीक है, तो जो भी है, मतलब दोज हु कांट बी वैक्सीनेटेड, देयर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हु कैन नॉट बी वैक्सीनेटेड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनको भी हम एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देते हैं, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है। मीजल्स, मम्स एंड पोलियो, चिकन पॉक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर वायरल. They were once very common but are now rare because vaccines helped to establish herd immunity. Herd immunity ने इनको help किया and now they have become very rare. लेकिन अभी भी इनकी vaccination चल रही है. Now how it is herd immunity achieved? So या तो infection हो जाए natural way में, या फिर vaccination. अब अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, ठीक है, वैक्सीनेशन इज़ एन आइडियल अप्रोच टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी. दे क्रिएट इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग इलनेस और रिजल्टिंग कॉम्प्लिकेशंस, है ना, क्योंकि किसी को अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुई है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्पेशली अगर कोमोर्बिडिटी है उस बंदे को तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है नेचुरल इन्फेक्शन. तो उस केस में जो हमारी वैक्सीनेशन है वो हर्ड इम्यूनिटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है विदाउट रिजल्टिंग कॉम्प्लिकेशंस. बट इसमें भी चैलेंजेस हैं, है ना. चैलेंजेस क्या है? पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम सम वैक्सीन्स कैन वेन ओवर टाइम, राइट. सम पीपल डोंट गेट ऑल दी शॉट्स विच दे रिक्वायर टू बी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड. ठीक है, उसके बाद रिलीजियस ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, फेयर्स अबाउट दी पॉसिबल रिस्क, उस वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवाते. इसको वैक्सीन हेजिटेंसी भी कहते हैं. ये भी आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन है पीसीएस में, राइट. सो वैक्सीन हेजिटेंसी भी हो सकती है. ओके, उसके बाद अनदर थिंग इज़ दैट बिकॉज कोविड पेंडेमिक इज़ रिलेटिवली न्यू, क्योंकि हमें कोविड के केस में ही इसको डिस्कस करना है, तो अब वैक्सीन के जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, वो हमें नहीं पता. जो ट्रायल्स हैं बहुत जगह पे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, और अभी भी जब हम वैक्सीनेट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, राइट. उसके बाद जो आप ये बता सकते हो कि बहुत ज़्यादा मनी इज़ रिक्वायर्ड विच ऑल दी कंट्रीज़ डोंट हैव टू परचेज दी वैक्सीन्स. ठीक है, सो यहाँ पे आप इंडिया को थोड़ा प्रेस भी कर सकते हो कि इंडिया का वी हैव समथिंग नोन एज वैक्सीन मैत्री एंड इंडिया इज सेंडिंग वैक्सीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, सो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़ डिबेट हो सकती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, दे विल नॉट हैव दी रिसोर्सेज, है ना. तो हमें ये चैलेंजेस हम मेंशन कर सकते हैं, और ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है ये हम फाइनली वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन जो आप एंड में लिखोगे उसमें आप डाल सकते हो, राइट. देन नेचुरल इन्फेक्शन. अब जब sufficient number of people in the population have recovered from a disease and they have developed antibodies, they will be immune. ठीक है, and it will help in achieving the herd immunity. But major problem क्या है? क्या अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या एक इन्फेक्शन इम्यून कर देती है एक पर्सन को टू फ्यूचर इन्फेक्शन. दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, वेरिएंट्स. ठीक है, ये वेरिएंट्स वाला पार्ट ना वैक्सीन में भी लिख सकते हो कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, सो वी आर नॉट श्योर कि वो फर्दर हेल्प करेंगे टू द कॉज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो दोनों में डाल सकते हैं. उसके बाद ये है कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट होना पड़ेगा अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड अचीव करना है, और उसमें बहुत सारी डेथ्स एंड लॉस ऑफ लाइफ्स कुड बी देयर. एंड अगर एकदम डेथ नहीं होती है तो भी लोगों की जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जो हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन है वो बढ़ जाएगा. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कैन कम इन दिस पार्ट ऑफ द चैलेंजेस. सो फाइनली अगर हम कंक्लूजन करें यहाँ पे, आप जो चैलेंजेस हैं ना उसके ऊपर, उसको वे फॉरवर्ड में आप वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो भी लिख सकते हैं.
ठीक है, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज इन ओवरकमिंग द कॉस्ट चैलेंजेस एंड द एक्सेस चैलेंजेस, ठीक है। और जो ट्रायल्स है उनको और एलैबोरेटली करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि लोगों की एप्रीहेंशन कम हो, लोगों को अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक द शॉट हिमसेल्फ विच मोटिवेटेड अ लॉट ऑफ पीपल टू गो अहेड विद द वैक्सीन, ठीक है। सो ये सब आप ओवरकमिंग चैलेंजेस में मतलब वे फॉरवर्ड में आप ये वाला पार्ट लिख सकते हो, ठीक है। वे फॉरवर्ड इज़ योर थॉट प्रोसेस कि कितना आप चैलेंजेस को कैसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो हम सब वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन, in the absence of vaccine or drug and without a clear understanding of disease pathology, seeking to achieve herd immunity through infection is a dangerous strategy, ठीक है। सो वही है कि ओवरवेलम कर देगा हेल्थ सिस्टम को, बहुत लोग अननेसेसरीली मर जाएंगे, ठीक है। सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक टू नॉर्मल, इकोनॉमिक रिकवरी विल टेक अ बैक सीट, ठीक है। सो वी नीड टू मेक अ क्रूशियल चॉइस एंड वी नीड टू मूव टूवर्ड्स वैक्सीनेशंस, ठीक है। और आप लिख भी सकते हो कि इंडिया में इतने 1 CR पीपल, 3 करोड़ पीपल, मोर देन 3 करोड़ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड एंड वी आर इंक्रीजिंग दी वैक्सीनेशन वाला पार्ट। उसमें जो वैक्सीनेशन वाला चैलेंज है ना, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया में अभी भी यंग पीपल आर नॉट अलाउड टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो 45+ कोमॉर्बिडिटी या 60+ ही वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो वो भी एक चैलेंज है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपको रोकती हैं वैक्सीनेशन करने से एंड फाइनली यू नो हैविंग हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब इट इज़ अ चैलेंज बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। तो ये भी हम चैलेंज में मेंशन कर सकते हैं वैक्सीनेशन, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज रिगार्डिंग स्टेम सेल थेरेपी, अगेन इन न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। Now it is gaining popularity in India to treat a wide variety of medical conditions like leukemia, thalassemia, damaged cornea and burns. Describe briefly what stem cell therapy is and what advantages it has over other treatments. सो अगेन अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप इंट्रोडक्शन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, आप उसके बारे में बता देंगे, एडवांटेजेस बता देंगे, एडवांटेजेस बताएंगे तो रिस्क्स भी बताएंगे या चैलेंजेस भी बताएंगे, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। तो आप देख रहे हो कि ये हमारी इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है और ये हमारी बॉडी है, तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। जो उसके बीच में चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदल जाती हैं। सो शुरू करते हैं स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है उससे। नाउ स्टेम सेल्स क्या होते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड। देखो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, एक डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड को आप ले सकते हो स्पेशलाइज्ड, ठीक है। अब जो स्टेम सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड हैं, वो जब डिफरेंशिएट हो जाते हैं ना तो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स में हमारे पास लिवर सेल्स, मसल सेल, ब्लड सेल्स एक्सेट्रा आ सकते हैं। So these are undifferentiated biological cells which can differentiate into specialized cells and they can also divide to form more stem cells, ठीक है। आइदर तो ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स में या फिर स्टेम सेल्स डिवाइड करके और स्टेम सेल्स बना देते हैं, ठीक है। सो दीज आर primitive unspecialized cells which are able to divide and become specialized cells of body such as liver, muscle, blood cells and other cells with specific functions. तो आप ले रहे हो कि जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, यही डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, हम इनको प्रिमिटिव भी कह लेते हैं। जो यहाँ पे नीचे बनते हैं हम उनको स्पेशलाइज्ड सेल्स कह लेते हैं या डिफरेंशिएटेड सेल्स कह लेते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स के बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब स्टेम सेल्स ऑफ अडल्ट ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोजेनिटर सेल्स दे एक्ट एज रिपेयर सिस्टम्स फॉर द बॉडी, ठीक है। अब जैसे एक बच्चा जब अ स्मॉल चाइल्ड और यू कैन से एन इन्फेंट है ना, या उससे भी पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ तब जब वो उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं तब हमें स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि तब उसको लिवर भी बनाना है तो लिवर सेल्स बनाएगा, मसल्स बनाने मसल सेल्स बनाएगा। लेकिन जब अडल्ट हो जाता है तो ये सारे सेल्स तो बन जाते हैं ना, तो ये जो स्टेम सेल्स है ना ये एक तरह से रिपेयर सिस्टम एक्ट करते हैं एंड दे कैन फिल द अडल्ट टिश्यूज़। तो जो ट्रीटमेंट्स हैं या थेरेपीज़ हैं जो यूज़ करती हैं स्टेम सेल्स को, जिसको हम स्टेम सेल थेरेपी भी कहते हैं, वो बेसिकली किसी भी डिज़ीज़ को या प्रिवेंट करती हैं या फिर उसको ट्रीट करती हैं। मतलब कि अगर तो डिज़ीज़ हो गया तो आप उसे ट्रीट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स या फिर आप उसको प्रिवेंट ही कर लोगे ऑल टुगेदर। सो स्टेम सेल थेरेपी इज़ नथिंग, स्टेम सेल थेरेपी इज़ अ therapy, a treatment option in which we are using stem cells,
ठीक है, हम बॉडी के स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं एक डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में या ट्रीट करने में। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप देखते हो वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जहाँ पे जो अनहेल्दी स्टेम सेल्स हैं जो कि ब्लड बना रहे हैं, ब्लड सेल्स बना रहे हैं बोन मैरो में, उनको निकाल के हम हेल्दी स्टेम सेल्स डाल देते हैं, राइट। सो दिस इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? नाउ जिन लोगों में ना डीजनरेटिव डिजीजेस हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल थेरेपी, एंड दे आर नॉट फॉरेन बॉडीज लाइक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो स्टेम सेल्स इटसेल्फ कैन नॉट कॉज साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। फिर रिपेयर करने की एबिलिटी है, रीजनरेट करने की एबिलिटी है, जिससे कि हीलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ठीक है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हाईली डैमेज्ड ऑर्गन्स। ठीक है, then they have an ability to form muscle cells, then they can be used in performing transplant surgeries aimed at healing muscle cells, which could reverse paralysis also in patients who have paralysis, mostly जिनमें spinal muscular injuries रहती हैं। देन जो क्रॉनिक इनक्योरेबल डिजीज़ेस हैं उनको भी ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। ट्रीट भी नहीं, अगर हम कहते हैं प्रॉपर ट्रीट वर्ड नहीं यूज़ करते तो हम कहते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े सबसाइड हो सकते हैं। देन यूजेस और मेडिकेशन पोस्ट दी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सर्जरी लो है। ठीक है, आपको ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर नॉर्मल हम ट्रांसप्लांट्स करते हैं तो हमें एंटी रिजेक्शन मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती हैं जिनके अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देन जो ये स्टेम सेल थेरेपी है इज़ असेंशियल टू द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेजेस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टडीड इन ह्यूमन एम्ब्रियो। ठीक है, तो अदर स्टडीज़ को भी जो स्टेम सेल थेरेपी है वो बेनिफिट करती है। तो अगर हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसे कर रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो हेल्पिंग द कॉज ऑफ अदर थिंग्स लाइक स्टडिंग द ह्यूमन एम्ब्रियो। Then it also helps to reverse inflammation, regulate immune system, re-establish cell-to-cell communication, replace damaged cells, regenerate normal blood flow. So basically एक आपका जो body का part है वही help कर रहा है आपको in getting treatment. But obviously there are risks. Risks में because they are produced in laboratory, they can open a चांस ऑफ पॉसिबल इन्फेक्शन इन द सेल्स। ठीक है, अब इन्फेक्शन हो गई क्योंकि लैब में बन रहे हैं ये, है ना, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं जबकि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जाती हैं। बट अगर स्लाइटेस्ट चांस भी है इन्फेक्शन हो गया तो जो इंटायर ऑर्गन है दैट माइट गेट इन्फेक्टेड एंड इट मे प्रूव फेटल टू द पेशेंट मे डाई। देन दिस रिसर्च इज़ इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। ठीक है, सो मतलब experimental aspect है तो people are not that sure also about it, and the other thing is that it's very expensive. Then you can also mention certain ethical issues which are there. ठीक है, जैसे कि जो cloning वाला issue है and all that. Then other challenges include such as the ability to of the scientist to isolate and culture embryonic stem cells. ठीक है, वही वाली चीज़ कि आप एक नया बंदा ही बना दो या नया कोई एनिमल बना दो। देन टू क्रिएट स्टेम सेल्स यूजिंग सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। ठीक है, एंड टू क्रिएट इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। So this controversy is often related to abortion politics and human cloning. अब जैसे कि जो हमारे स्टेम सेल्स हैं ना, जो ये सोमैटिक सेल्स हैं ना, ये अडल्ट सेल्स हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स। अब अगर इन स्किन सेल से हम स्टेम सेल्स बनाते हैं ना तो उन्हें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये भी बनाना शुरू कर दिया है तो इसके अपने चैलेंजेस हैं। ठीक है, सो इट इज़ रिलेटेड टू अबॉर्शन पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन क्लोनिंग। सो यू कैन गो इन टू डिटेल बट आई थिंक दिस शुड सफाइस। देन व्हाट इज़ द कंक्लूजन? अब इसमें आप वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि इसमें लोगों को अवेयरनेस जनरेट करना, रिसर्च और डेवलपमेंट कैरी आउट करना, गवर्नमेंट शुड एक्चुअली पुश दिस स्टेम सेल थेरेपी। ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स कैन बी मेंशन्ड इन वे फॉरवर्ड। एंड फाइनली जो आपका लास्ट का कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है वो थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो आप ये लिख सकते हो कि इट कैन ऑफर लास्टिंग रिलीफ फ्रॉम पेन एंड डिक्रीज्ड मोबिलिटी, एंड विद एडवांसेस इन रिसर्च द स्कोप इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। ठीक है, हाई कॉस्ट इज़ अ मेजर कंसर्न बट एंड इट इज़ अ क्रिटिकल चैलेंज टू द ग्रोथ, बट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे तो दैट वुड ऑल्सो नॉट रिमेन अ चैलेंज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिस्पर cas9 सिस्टम, क्रिटिकली एनालाइज इट्स प्रॉस्पेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस। अब लाइक स्ट्रक्चर अगेन काफ़ी सिंपल रहेगा और इवन पंजाब PCS में ना इतने सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं।
जो पूछा गया है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी सिंपल रहता है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में अगेन हम क्रिस्पर कास 9 सिस्टम के बारे में बताएंगे। देन प्रॉस्पेक्ट्स, सिग्निफिकेंस और इसका जो अदर एस्पेक्ट है जो बॉडी का पार्ट बनाता है, दैट इज रिस्क, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। स्ट्रक्चर यही रहेगा हमारा। सो शुरू करते हैं। क्रिस्पर कास यूपीएससी का भी बहुत फेवरेट रहा है। हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता था जब ये टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, और इनफैक्ट अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी में मेंस में भी ये क्वेश्चन आए। एनीवेज, सो ये 2020 में इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज गिवन टू 2 वुमेन साइंटिस्ट हु पायनियर्ड द यूज ऑफ क्रिस्पर cas 9 सिस्टम एज अ जीन एडिटिंग टूल। ठीक है, अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जीन एडिटिंग टूल है, मतलब कि ये आपका जो डीएनए है उसकी सीक्वेंस को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स, है ना। अब जीन्स होते हैं, एक जीन मतलब कि एक प्रोटीन को वो कोड कर रहा है ना। अब हम एक जीन को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए में एक हमने जीन डिलीट कर दिया, या हमने एक जीन डिलीट करके नया जीन डाल दिया। ठीक है, इस चीज़ को ना नॉक इन नॉकआउट भी कहते हैं। नॉक इन होता है कि आपने कोई जीन ऐड कर दिया, है ना, नॉक इन कर दिया, नॉकआउट कर दिया, कोई जीन डिलीट कर दिया। अगर कोई जीन ऐसा है जो प्रॉब्लम दे रहा है ऑर्गेनिज्म को, तो हम उसे डिलीट कर देंगे, और हमें पता है कि ये जीन एडवांटेजियस हो सकता है तो हम उसे नॉक इन कर देंगे। हम जीन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। जीन इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ हम उसको म्यूटेट भी कर सकते हैं जीन को। तो ये सब चीज़ें फॉर्म द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो जीन एडिटिंग है ये हम क्रिस्पर कास 9 की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टूल, दैट इज़ वाई इट हैज़ वन the scientist who pioneered its use as a gene editing tool a Nobel Prize. अब इसको ना आप क्रिस्पर कास को, इट कैन बी सीन एज अ कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑन डीएनए स्ट्रैंड्स विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक कोड या जीन आप बदलना चाहते हो उसी की स्पेसिफिक लोकेशन पे आप इसको एडिटिंग को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्रिस्पर कैस एक तरह से ना इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कह सकते हो, और इसमें जो cas9 प्रोटीन है ना, इट एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, सो लोकेशन इज कट ऑफ फ्रॉम, जैसे अब डीएनए है ना, अब बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ से एक जीन को रिमूव करना है ना। सो यू विल कट इट फ्रॉम हेयर, यू विल कट इट फ्रॉम हेयर एंड देन यू विल जॉइन इट। तो ये जो कट वाला काम है ये cas9 प्रोटीन करता है, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। उसके बाद काट दिया। अब वंस इट इज़ ब्रोकन डीएनए, इट हैज़ अ नेचुरली टेंडेंसी है उसकी कि वो अपने आप को जोड़ लेगा, रिपेयर कर लेगा। सो एक तरह से ऑटो रिपेयर प्रोसेस है, और साइंटिस्ट इसके दौरान में इंटरवीन करते हैं। ठीक है, अगर आपने एक जीन को काट के रिमूव कर लिया, आप चाहते हो कि वहाँ पे कुछ और ऐड हो, तो आप वहाँ पे एक नया जीन ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो खुद से जुड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नई जीन की भी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसको निकालना था, तो जो दो एंड्स है वो खुद ब खुद जुड़ ही जाएंगी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस पूछा हुआ है इसमें। सो सिग्निफिकेंस क्या है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिंपल है ये प्रोसेस और एफिशिएंट है। इट कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली इन एम्ब्रियो, इट रिड्यूसेस द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई टारगेट जीन्स कंपेयर्ड टू जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के यूज़ करके हम जीन टारगेटिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये टाइम काफ़ी कम कर देता है जो जीन्स को मॉडिफाई करने में चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टारगेट्स हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ मेक्स इट कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे टारगेट्स को एक डीएनए में चेंज कर सकते हैं, ईजी टू यूज़। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ जेनेटिक एलिमेंट्स, क्रिएटिंग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड रिसर्च फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर जीन एडिटिंग, फॉर जीन मैनिपुलेशन। सो इससे क्या हुआ है, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इन चीज़ों में। ठीक है, एंड इट हैज़ ऑल्सो
helped the researchers generate genetic models. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर आप जेनेटिक एडिटिंग कर सकते हो तो आप डिफरेंट जेनेटिक मॉडल्स भी जनरेट करोगे. अब किसी बीमारी का आपको पता है कि सो एंड सो जीन में प्रॉब्लम है या म्यूटेशन होती है तो ये बीमारी होती है, तो यू विल एक्चुअली रिमूव दैट म्यूटेटेड जीन, है ना, और आप फिर एक जेनेटिक मॉडल बनाओगे. अच्छा, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो क्या बीमारी कम होती है कि नहीं होती है. सो ऑल ऑफ दैट इज़ नाउ पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ दिस CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी. तो अगर आप इसे समझो तो इट इज़ अ बून, इट इज़ अ बिग बिग बून. देन प्रॉस्पेक्ट्स. अब प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो इट कैन एक्चुअली, इसमें प्रॉस्पेक्ट्स में ना इसके बेनिफिट्स हम लिखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब it can be used to improve human life for everyone across all the fields in areas such as cancer, immunotherapy, biofuel, pollution technologies, disease modification, medicine production. हर जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. It has simplified genome editing in human cells lines, which has made possible direct testing of causal genetic variations linked to human diseases. Like I said, कि ये जेनेटिक वेरिएशन कॉज है कि नहीं है, अब उसको हम डायरेक्टली और बहुत जल्दी टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो द ईज ऑफ डिज़ाइन एंड टेस्टिंग ऑफ Cas9 में ऑल्सो फैसिलिटेट द ट्रीटमेंट ऑफ हाईली रेयर जेनेटिक वेरिएंट्स थ्रू पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, है ना, क्योंकि एक तरह से आप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ही दे रहे हो. सो दिस इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट टू कैरी आउट दिस रिसर्च. यू कैन एक्चुअली स्किप इट. So it can actually help you in the development of personalized drugs. अब personalized drugs का ये फ़ायदा है कि आप कभी उसे resistance नहीं develop करोगे. ठीक है. So you know, और अगर आप कर रहे हो resistance develop तो you can actually increase the time ताकि आप रेजिस्टेंस डेवलप मत करो, या डोज को अकॉर्डिंगली कर लोगे, है ना, ताकि आप रेजिस्टेंस डेवलप मत करो. और अगर आप रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हो तो यू कैन ईजिली चेंज द मेडिसिन. ठीक है. देन इट विल ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नोवल डिजीज प्रोटेक्टिव म्यूटेशंस. अब कुछ ना म्यूटेशंस प्रोटेक्टिव होती हैं, जैसे CCR5 जो जीन है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो आपको एड्स नहीं होता, आपको HIV नहीं होता. तो इसकी बात की जा रही है. कई लोगों में ये नेचुरली ये म्यूटेशन होती है, उससे हमें पता चला कि जिन लोगों में नेचुरली म्यूटेशन है उनको एड्स नहीं होता. PCSK9 की म्यूटेशन होती है तो आपको हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, हाइपर मतलब ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल, मिया मतलब ब्लड, ब्लड में कईयों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है. इट लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स. तो जिनमें ये म्यूटेशन होती है उनमें ये नहीं होता, जिनमें ये म्यूटेशन होती है उनमें HIV इन्फेक्शन नहीं होती. अब ये तो हमें दो पता है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे हम डिफरेंट जेनेटिक मॉडल्स बनाएंगे तो हमें और बीमारियों के बारे में पता चलेगा और उनकी प्रोटेक्टिव म्यूटेशंस के बारे में पता चलेगा. अब आपको पता है CCR5 में म्यूटेशन है तो एड्स नहीं होगा. तो अगर जो भी एड्स से प्रोन है, ठीक है, HIV इन्फेक्शन से प्रोन है, जैसे कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है जैसे, तो वहाँ पे आप म्यूटेशन कैरी आउट कर दो बच्चे में, तो यू नो दैट एड्स विल नॉट हैपन, HIV इन्फेक्शन विल नॉट टेक प्लेस. And it also goes beyond disease and genetic immunity, but it also helps in modifying our food. तो disease और genetic immunity तो एक चीज़ है, it also helps to modify our food. जैसे animals का muscle mass increase कर सकता है. It can actually help the farm animals become less susceptible to diseases, increase their nutritional content, or create hornless cattle that is easier to handle. Then it can also be used to make the genetic crops to resistant to environmental vagaries and infections. ठीक है, ताकि वो डिजीज़ से लेस ससेप्टेबल हो जाए, पेस्ट से लेस ससेप्टेबल हो जाए, प्रोडक्टिव हो जाए. दे बिकम मोर रेजिलियंट टू चेंजिंग क्लाइमेट्स, दे बिकम मोर न्यूट्रिशनल. ठीक है. इट कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, ताकि हम एक तरह से डिफरेंट फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स बना पाएँ. इट कैन ऑल्सो हेल्प to knock out gene and replace it with another gene for disease therapy. It can also be used in the treatment of deleterious genetic diseases through genome editing of somatic cells. ठीक है. सो ये सब इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं. देन शॉर्टकमिंग्स में देखो, सबसे पहले यही है कि ये बहुत ही कम चीज़ों पे फोकस हो रहा है इसका. ठीक है. एंड इट इज़ न्यू, इट शुड ओनली बी ऑफर टू दोज हु हैव एग्जॉस्टेड ऑल अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस. यहाँ पे भी हमें इसको यूज़ करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद DNA डैमेज टॉक्सिसिटी एक बहुत रियल है. जैसे ना CRISPR-Cas डबल स्ट्रैंड, DNA इज़ डबल स्ट्रैंडेड, तो उसमें ब्रेक्स कॉज कर देता है. ये जैसे हमारा DNA है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे ब्रेक कॉज कर दिया, तो इनको डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स कहते हैं.
ये क्या करता है, अब हमने तो इमेजिन किया कि ये ब्रेक कॉज करेगा, फिर ये खुद से जुड़ जाएगा। बहुत बार ये जब ब्रेक कॉज होता है तो एपोप्टोसिस हो जाती है। एपोप्टोसिस इज सेल डेथ, सेल ही मर जाता है रादर देन द इंटेंडिंग जीन एडिट। जो हमने सोचा था जीन एडिटिंग हम कैरी आउट करेंगे वो नहीं होती, सेल ही मर जाता है। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ये न्यूक्लियस एज एंजाइम के लिए होता है। न्यूक्लियर के वो किस पे एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वो डीएनए पे एक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, बट ये माना जाता है कि दे मे नॉट बी एज इफेक्टिव एज डिजायर्ड एंड दे मे नॉट बी एबल टू कट ऑल द कॉपीज ऑफ द टारगेट जीन, ठीक है। सो जेनेटिक मोसेसिज्म कैन अकर, कि डिफरेंट वेराइटीज़ डेवलप हो गई डीएनए की, ठीक है। सो उस वजह से जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है और आपका जो क्लिनिकल प्रोसीजर है दैट माइट नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक है। देन पेटेंटिंग, पेटेंट करवा लेंगे अगर इसको हम, तो वो एप्लीकेशन को लिमिट करेगा, ठीक है। एथिकल कंसर्न्स भी हैं कि इसको ह्यूमन जीनोम को चेंज करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। मोस्टली तो वी वांट कि डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो, मॉडिफिकेशन ऑफ जीन, लेकिन कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सो अब देखो ये जर्म सेल्स को, है ना, जीनोम को एडिट करता है, चेंज करता है, तो ये फ्यूचर जनरेशन्स में आएंगे, है ना, फ्यूचर जनरेशन्स में आएंगे, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको कुछ डैमेजिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद अब फ्यूचर जनरेशन्स में एक तो डैमेजिंग ना हो, हम अपने लेवल पे देखेंगे। दूसरा उनका कंसेंट, जो अभी बॉर्न ही नहीं हुई कि आप उनको मॉडिफाई कर रहे हो, वो कौन देगा। तो ये सब इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ लिखने के लिए इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और एज ए पीसीएस एस्पिरेंट यू नीड टू राइट दीज इश्यूज़। उसके बाद इम्यूनोजेनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यू नीड अ लीगल रेगुलेशन, वो अभी मिसिंग है, राइट। उसके बाद बिसाइड्स द सोशल एंड बायो एथिकल इशूज़ देर आर ऑल्सो इशूज़ लाइक ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा इंटरेक्ट करेंगे, उसके बारे में हमारे पास अभी कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी स्टडी नहीं है। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें गाइडलाइंस चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए फॉर जीन एडिटिंग इन इंडिया, बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट इंडिया। वी नीड अ मैकेनिज्म फॉर रिव्यू एंड ओवरसाइट, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, स्पॉन्सर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए। फिर हर एक लेवल पे गाइडलाइंस होनी चाहिए। प्री क्लिनिकल एवेलुएशन जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वी नीड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स की अवेयरनेस और एजुकेशन एंड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ गाइडलाइंस। तो ये आप कुछ वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। एंड फाइनली कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, सी इट हैज़ हेल्प टू क्योर सर्टेन डिजीज़ेस, है ना। अभी हमने देखा है जो जेनेटिक डिजीज़ेस हैं उनको हेल्प करी है इसने, उनको ख़त्म करने में। तो अब हमें और ज़्यादा उस पर रिसर्च कैरी आउट करनी है। एट द सेम टाइम वी नीड दिस होल प्रोसेस टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस ना आए, मिस जजमेंट्स ना आए, एंड इट विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, ठीक है। सो ये आप इस तरह से पॉजिटिव वे में इसको कंक्लूड कर सकते हो। Then moving on to the next question. Next question is regarding Hyperloop. What do you understand by Hyperloop as fifth mode of transportation? Analyze its significance. अब इंट्रोडक्शन में आप हाइपर लूप एज फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताओगे, फाइनली चैलेंजेस, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड एट कंक्लूजन। तो सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा इसका भी। So शुरू करते हैं। Elon Musk in 2013 in an open source paper he described Hyperloop as the fifth mode after rail, water, road and air. अब Hyperloop आपने देखा भी होगा कि it is a tube based transportation system जहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन होती है लेकिन लो प्रेशर ट्यूब होती है, ऑलमोस्ट वैक्यूम ही होता है, टू विस्क द पैसेंजर्स बैक एंड फोर्थ। सो एक ट्रेन है जो कि वैक्यूम ट्यूब में ट्रैवल कर रही है, तो बिकॉज इट इज़ एयरलेस, नो एयर, सो देयर इज नो रेजिस्टेंस एंड एन हाईली एफिशिएंट सिस्टम। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर लूप। उसके बाद जो हाइपर लूप वैक ट्रेन है, ये वैक्यूम ट्रेन है, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 पार्ट्स। सो देयर इज एयर लेविटेशन, ठीक है, थोड़ा ऊपर होती है ये। देयर इज लीनियर मोटर प्रोपोर्शन एंड वैक्यूम बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ऐसे ही याद कर लो। सो दे वुड बी सब जो ये पॉड्स हैं, ठीक है, पॉड्स होते हैं, they are supported by soft air cushion and propelled forward by a magnetic induction and electromagnetic pulses, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन नहीं होता। सो बेसिकली जो चीज़ें जानने वाली हैं वो तो यही है कि 3 सिस्टम क्या हैं, ठीक है।
जो 3 सिस्टम्स हैं वो, और उसके बाद एयर रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद यू हैव पॉड्स विच आर सपोर्टेड बाय सॉफ्ट एयर कुशन एंड दे आर मूव्ड वाया मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है कि it would be one only transport system that will have its own sustainable power producer system which can run the whole system. Then very high speed, 1200 kilometers per hour, which is almost double the speed of aircraft and 4 times that of train. Implementation cost is cheap than other modes of high speed transport systems. ठीक है, implementation cost cheap है, ये word बहुत ज़रूरी है. Then it could be 3 modes of transportation as well. ठीक है, surface पे हो सकता है, underwater and underground. Then a small weight of transport capsules of several tons compared to multi-tonnage railroad train allows the use of significant simpler bridges and transitions. ठीक है, तो यहाँ पे bridges और transitions भी ज़्यादा complicated नहीं होंगे. Then there's independence from weather conditions. ठीक है, then it is quieter. ठीक है, काफ़ी शांत है. Ecological cleanliness because solar batteries से electricity generate होगी. Then it is safe and it is safe from natural obstacles and from bad weather etc. But obviously there are challenges. Human safety जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे इंश्योर करना, comfortable environment इंश्योर करना. Then designing faster airlock systems to deliver capacity expectations. वैक्यूम पम्प्स हमें ऐसे चाहिए जो कि अभी करंट टेक्नोलॉजी में तो इतने अच्छे से पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी बहुत ही छोटे लेवल पे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है. देन अकोमोडेटिंग द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ट्यूब्स, फाइंडिंग फेवरेबल अलाइनमेंट्स, ठीक है, ताकि स्पीड मेंटेन रहे. तो ये कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हैं और एक्सपेंसिव. मैंने जैसे ऊपर बोला इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कम है लेकिन ओवरऑल इट इज़ एक्सपेंसिव. सो वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में, एक तो वे फॉरवर्ड में ये जो चैलेंजेस हैं इनको कम करने की बात की जा सकती है. इंडिया में बात की जा सकती है कि वी माइट रिक्वायर दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट विल ओनली हेल्प अस एंड इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, राइट. और एट द सेम टाइम अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो फास्ट है, ड्यूरेबल, सस्टेनेबल और सेफर भी है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट. So moving on to the last question for today. So this is give an account of the growth and development of nuclear science and technology in India. ठीक है, सो आप पहले उसके बारे में बता दोगे. और दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया. ठीक है, सो पहले यू विल गिव एन अकाउंट ऑफ दिस, देन यू विल राइट अबाउट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसके एडवांटेजेस, उसके 1-2 चैलेंजेस एंड फाइनली कंक्लूजन. तो ये काफ़ी हमारा जो क्वेश्चन है, it's not a UPSC or a PCS type of a question, it's a very straightforward NCERT type of a question, right? So, post-independence, a team of physicists under Dr. Homi Bhabha convinced PM Nehru to invest in the development of nuclear energy, ठीक है, and subsequently 1948 में Indian Atomic Energy Commission was formed. अब अर्ली स्टेजेस में तो हमारा जो फोकस था दैट वाज प्राइमरीली विद डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी, वेपन्स पे नहीं था. ठीक है, भाभा आउटलाइंड अ 3-stage प्लान. ठीक है, so we recognize the limited resources of natural uranium and abundance of thorium in the country. Heavy water moderated natural uranium fueled pressurized heavy water reactors form the first stage. They will produce plutonium as a byproduct, which in turn would be used as a fuel in fast breeder reactors, which comprise the second stage. ठीक है, सो ये आपका बेसिक है. यूरेनियम 233 प्रोड्यूस इन द सेकेंड स्टेज एंड नेचुरल थोरियम विल फॉर्म द फ्यूल फॉर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इन द थर्ड स्टेज. एंड जो थर्ड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं उनका नाम से आपको पता चल रहा है, दे विल प्रोड्यूस मोर फिसाइल मटीरियल देन दे विल कंज्यूम एंड दैट विल हेल्प इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर. तो ये 3 स्टेज हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था. तो अगर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें ना, तो एडवांटेजेस यही है कि दे आर बेस्ड ऑन प्लूटोनियम फ्यूल एंड इट इज़ द बेस्ट अमंग वेरियस स्पेक्ट्रम रिएक्टर टाइप्स. ठीक है, और मेजर एडवांटेज क्या है कि फिसाइल मटीरियल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जितना कि वो कंज्यूम करते हैं. ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मॉड्यूलेट द ब्रीडिंग रेशियो. Then they have higher thermodynamic efficiency and lesser thermal pollution. Then it is easier in FBR to transmutate transuranium or minor actinides which are responsible for decay heat.
So there is less impact on fuel cycle and large gain in repository space are available. ठीक है, सो वेस्ट मैनेजमेंट बर्डन अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स कम हो जाता है. तो इसका ना यही, अगर आप तीन चीज़ें देखो ना, तो उसमें सबसे पहले तो चलो जो भी है ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है कि फिसाइल मटेरियल ज़्यादा मिलता है हमें. इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंट ज़्यादा है. वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कम जनरेट करते हैं. इंडिया स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स, देखो इंडिया हैज़ अबंडेंट थोरियम. They also play an important and essential role to exploit the thorium resources. Introduction of thorium without going to fast breeder reactors is extremely counterproductive, क्योंकि जो installed power capacity है वो insignificant हो जाएगी with thorium and plutonium being used together in thermal reactors. Then जो sodium cooled fast reactors है ना, they will be providing us with critical liquid metal technology and high temperature design inputs for fusion and high temperature reactor systems. ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिसिटी को कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स. ठीक है, तो ये कुछ इंडिया स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं और कुछ ओवरऑल एडवांटेजेस हैं. बट चैलेंजेस हैं, डिसअसेंबली एक्सीडेंट्स कॉमन होते हैं और एक्सपेंसिव होती है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एटलीस्ट 80% मोर एक्सपेंसिव देन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विच आर बेस्ड ऑन हैवी वाटर. Long term it might become sustainable. So they are considered to be more suitable and strong option for providing sustainable and environmentally acceptable energy system. Fermi ने कहा था कि the people who will develop liquid metal based FSR technology will lead the world in future. So we need to develop this. But again इसके अपने challenges हैं, तो we need to take care of the challenges. और इंडिया में क्योंकि अभी start होने वाला है तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो it's obviously nice to cover it. राइट, सो दिस वॉज रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चन. इन केस आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.